Hello students, how are you? Hope you are doing good. So today we will start. Today we will continue with our chapter simultaneous linear equation, and we will study the second method to solve simultaneous linear equation, जो कि मेरा है एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड भी एक तरीका होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वैसे ही एलिमिनेशन मेथड भी होता है. तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. तो जैसे कि सपोज मेरा पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 11 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना. सो ठीक है. सो ये मेरा सवाल है 3x प्लस 5y 11 और x प्लस 2y तो 4 है ना. सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग ये करते हैं कि जो x है उसको y के टर्म्स में लिखते हैं या y को x के टर्म्स में लिखता हो. जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम उसको पुट कर देते और फिर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता, उससे एक वेरिएबल आ जाता. फिर उसको कोई भी एक इक्वेशन जो हमें सूटेबल और इजी पड़ रहा उसमें पुट करके हम सेकंड वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल लेते. लेकिन एलिमिनेशन मेथड इससे भी थोड़ा इजी पड़ेगा. मतलब मेरे को लगता है कि ये इजी है, लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब आप मान लिए 70% केसेस में एलिमिनेशन मेथड बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है. तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट. अगर कुछ नहीं लिखता था क्वेश्चन में कि किससे सॉल्व करना, तो मैं तो एज अ स्टूडेंट एलिमिनेशन ही मेथड को प्रीफर करता था. लेकिन स्टूडेंट्स के अपने अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं. लेकिन हाँ, सवाल में अगर स्ट्रिक्टली लिख दे कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के सॉल्व करना है. या यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड ही लगा के सॉल्व करना है. या यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगा के सॉल्व करना है. लेकिन अगर कुछ लिखा नहीं होता था, बस हमें सॉल्व करना है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही को प्रीफर करता था. तो लेकिन आप जब तीनों मेथड सीख जाए तो आप अपने हिसाब से क्या प्रीफर करना वो आप समझ लेना, है ना. अब लेट्स कम टू द स्टेप 1. स्टेप 1 इज take LCM of either both coefficients of x और y. तो आपको टेक बोलना गलत होगा. फाइंड LCM ऑफ either both coefficients of x और y. मतलब या तो आप जो x का दोनों जो दो इक्वेशन उसमें दो x का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 और 1 का आप LCM ले लीजिए. या y में भी वैसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो आप 5 और 2 का LCM ले लीजिए. तो आप पहले तो आप या तो x का जो कोएफिशिएंट्स है उनका LCM फाइंड कीजिए, या जो दोनों इक्वेशन में जो y का जो कोएफिशिएंट्स है उनका LCM फाइंड कीजिए. सो जैसे कि y का जो कोएफिशिएंट्स है वो 3 एंड 5 है, तो जो LCM आएगा, अच्छा
यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है मल्टीप्लाई द इक्वेशंस accordingly to get coefficient of desired variable। जैसे मैंने यहाँ पे y का कोएफिशिएंट्स के एलसीएम निकाला, सो multiply the equation accordingly to get coefficient of a desired variable in both equation equal to the LCM। अब मैंने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिख दिया, लेकिन चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने y लिया, y का जो कोएफिशिएंट्स है वो एक तो 5 है और एक तो 2 है। 5 और 2 का एलसीएम कितना है? 10। ये स्टेप 1 हो गया। ये काम आप x में भी कर सकते हैं। जैसे x में एक 3 और एक 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, तो आप x में भी कर सकते हैं। लेकिन हम समझाने के लिए वैसे तो x का ही एलसीएम निकाल के करना ज़्यादा इजी पड़ेगा, वो भी समझ में आएगा क्यों, लेकिन मैं आपको y के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन अकॉर्डिंगली टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन इक्वल टू द एलसीएम। इसका मतलब ये है, तो ये बहुत अंग्रेजी हो गया। अब इसका सरल मतलब ये है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे मैंने y लिया, y का कोएफिशिएंट 2 और 5 है, उसके एलसीएम 10 है। अब आप इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, और इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों जगह जो कोएफिशिएंट्स है वो एलसीएम का बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे 5 है, तो अगर आपको 5 को एलसीएम का बराबर करना, अच्छा एलसीएम कितना है? एलसीएम 10 है, तो आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो मतलब आप पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 2। मेरा स्टेप 2 क्या कह रहा है कि आप इक्वेशन को इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कीजिए कि y का कोएफिशिएंट एलसीएम का बराबर हो जाए। और एलसीएम कितना इस यहाँ पे 10, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 हो जाए, एलसीएम का बराबर हो जाए, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो आप इस वाला पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1 है, ये मेरा ऐसे लेबलिंग कर दीजिए करिए कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब स्टेप 3, स्टेप 2 तो पहले करके दिखाया मैं, है ना। तो जैसे 3x + 5y है इज इक्वल टू 11 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई तो देख लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, so 6x + 10y is equal to 22। 6x + 10y is equal to 22, ठीक है। ये आ गया, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे, ये हो गया इक्वेशन 3 मेरा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5 है, तो 5x + 10y और ये 20 हो गया, इक्वेशन 4, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है स्टेप 3 ये कहता है
ऐड और सब्ट्रैक्ट मॉडिफाइड इक्वेशन, तो जो मल्टीप्लाई करके जो मॉडिफाई इक्वेशन आया, ऐड और सब्ट्रैक्ट मॉडिफाइड इक्वेशन accordingly so that y disappears। इस तरीक़ा से करना है कि y जो है वो डिसअपियर हो जाए। किस तरीक़ा से करना है? इस तरीक़ा से करना है, अब जैसे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा बोलिए? ऐड करने से आएगा 11x + 20y। तो पहले तो हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, पहले हम ऐड करके देखते हैं, फिर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि y डिसअपियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 और 4, तो जो आया है 11x + 20y, सो इधर पे क्या y एलिमिनेट हुआ? y डज नॉट गेट एलिमिनेटेड। है ना, तो y एलिमिनेट नहीं हुआ। तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेप हो गया। क्यों? क्योंकि ऐड करने से अच्छा, हम जो ऐड किए वो रॉन्ग नहीं है, वो कैलकुलेशन वाइज सब सही है। ये जो इक्वेशन आया है ये भी सही है, ये जो इक्वेशन आया है ये मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी से आया है, मतलब ये। लेकिन मेरा पर्पस क्या, y को एलिमिनेट करना। ये तो फिर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। मेरा पास स्टार्टिंग में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो अभी भी 2 वेरिएबल है। तो बदला क्या? हमको बदलाव लाना, हमको चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सब्स्टिट्यूशन में हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी एक वेरिएबल हट जाए, सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन रह जाए, फिर हम उसको सॉल्व करके वो वेरिएबल निकाल लेंगे और फिर उसको पुट करके दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेंगे। तो क्या यहाँ पे y एलिमिनेट हो रहा है? क्या यहाँ पे y डिसअपियर हो रहा है? क्या यहाँ पे y डिसअपियर हो रहा है? नहीं, यहाँ पे y डिसअपियर नहीं हुआ, है ना। तो सो दैट y डिसअपियर्स, तो क्या यहाँ पे y डिसअपियर हुआ? नहीं हुआ। y या जो भी वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट्स का हमने एलसीएम लिया था, क्या वो, तो जैसे यहाँ पे हमने y का कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लिया, तो क्या y, अच्छा हमें किसको एलिमिनेट करना है? जिसका कोएफिशिएंट का एलसीएम निकाल रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है, वही एलिमिनेट होना पॉसिबल है ना। तो है ना, तो जैसे यहाँ पे हम y का कोएफिशिएंट्स का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है। लेकिन अगर हम x का कोएफिशिएंट का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करते तब हम x को एलिमिनेट करने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि y का एलसीएम, y के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम निकाले हैं, तो इसलिए हमें y को एलिमिनेट करना है। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? x का कोएफिशिएंट निकालिए, x का कोएफिशिएंट लीजिए, उसके एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली एंड देन एलिमिनेट x बाय ईदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन हमने यहाँ पे y में क्योंकि काम किया, तो हमें y को एलिमिनेट करना है, x एलिमिनेट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे हम y को टारगेट करें कि y को एलिमिनेट करना है ना। तो आप जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली करेंगे, उसी को एलिमिनेट करना है, उसी को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना है, ठीक है। जैसे मैंने y का कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके जो दो नया इक्वेशन निकाला, उसमें आपको y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपने y का कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लिया था, ठीक है। सो ये इस पर हमने चलो क्लैरिटी बना लिया। चलो, तो हमें इसलिए यहाँ पे हमें y को एलिमिनेट करना है। तो एडिशन तो काम नहीं आया, एडिशन नॉट हेल्पफुल, है ना। तो एडिशन नॉट हेल्पफुल इन दिस
पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। हाँ तो ये गया, तो y बचा 2, y आ गया 2, तो ये देखिए क्या होगा 6 तो 6x माइनस 5x 22 माइनस से 20, तो x क्या आ गया बोलिए 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है। अच्छा, क्या हमेशा सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है? हमने क्या बोला आपको, या तो ऐड करना या तो सब्ट्रैक्ट करना अकॉर्डिंगली, आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। अब जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी प्लस 10y है, ये भी प्लस 10y है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना हेल्पफुल रहा, उससे y एलिमिनेट हो गया। मतलब ये कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि है ना। लेकिन अगर समझ लो यहाँ 10y होता, यहाँ इक्वेशन में माइनस 10y होता, और तब आप सब्ट्रैक्ट करते तो 10y माइनस ऑफ माइनस 10y मतलब 20y, तो वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता। तो सपोज है ना, सपोज मेरा पास कुछ ऐसा रहता, सपोज मेरा पास कुछ ऐसा इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। तो हम बोलेंगे इधर पे एडिशन हेल्पफुल है, ठीक है। मतलब देखिए जब भी साइन ऑपोजिट रहेगा ना तो वहाँ एडिशन हेल्पफुल है, क्योंकि प्लस 5y माइनस 5y कट के 0 या मतलब y एलिमिनेट हो गया। तो जहाँ ऑपोजिट साइंस है, जैसे यहाँ पे 5y प्लस 5y और ये माइनस 5y और ऑपोजिट साइन है, तो एडिशन हेल्पफुल है, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है ना। जैसे कि समझ लीजिए 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 9y इज इक्वल टू 13। अगेन इधर पे क्या हेल्पफुल है, इधर पे देख लो, इधर पे क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर सेम साइन है मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है। लेकिन जैसे यहाँ एक में एक प्लस 5y एक माइनस 5y है, तो इधर पे एडिशन हेल्पफुल है, ठीक है। सो एक बार दिखा देते हैं। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना, स्टेप 3 कि आपको अपना अकल बुद्धि के साथ या तो एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना इस तरीक़े से कि वो जो डिज़ायर्ड वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए, है ना, और वो डिसअपियर हो जाए और इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाए। और ये भी समझा दिए कि कब एडिशन हेल्पफुल है और सब्ट्रैक्शन हेल्पफुल है ना। ये भी जज करना सिखा दिया, ये भी एस्टिमेट करना, है ना। सो नाउ वी कम टू सम क्वेश्चंस। So we will continue with our questions. So questions are necessary to understand. So let's take it up. So this is exactly how you will write your answers in exam. So this is equation 1. Okay. Then 2x minus 2y is equal to 2 is equation 2. Now multiply equation 2
by 2. So you will get 4x minus 4y equal to 4. This is equation 3. Now अब देख लो ये प्लस 4y है और ये माइनस 4y है. सो ऐड. अच्छा मैंने इक्वेशन 1 को क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एलसीएम का बराबर है. 4 और 2 के एलसीएम कितना होता है 4, और 4 ऑलरेडी 4 का बराबर है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को कुछ नहीं किया. आप चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना एक बात है. ऐड इक्वेशन 1 एंड 3. अच्छा इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2. ठीक है, तो ये भी देख लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2. ठीक है, बाई 2. ठीक है, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3. सो आ जाएगा 3x 7x बराबर 14. x का वैल्यू 2 आ गया. अब आप चाहे तो इसमें रख के देख सकते हो, तो 3 2 = 6 प्लस 4y इक्वल टू 10. x y का वैल्यू आ जाएगा 1. अपने आंसर्स को बॉक्स कर देना ऐसे. ठीक है, पुट भी करके देख सकते हैं. 6 + 4 10. और चलो, तो ये तो इजी हो गया, तो एकदम बेसिक्स हो गया. अब आते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये वाले क्वेश्चन में एलसीएम ले लीजिए. तो चलो एलसीएम लेते हैं. वी विल टेक एलसीएम. 12 9x माइनस 8y = 1. Wait a minute. I think there is a glitch. So this is equation 1. Okay, so ये क्या है, ये equation 1 है ना. यहाँ एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए. 12 8 3 = 24 होता है ना, तो 3 3 = 9x माइनस 4y ये हो गया इक्वेशन 2. अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये गया 4y. तो देख लो 9x माइनस 9x 0 माइनस 4y प्लस 8y. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इसका माइनस करो. तो माइनस 4y माइनस ऑफ माइनस 8y मतलब माइनस 4y प्लस 8y. तो 4y आया 12. y का वैल्यू आ गया 3. अब इसको पुट कर दीजिए कहीं भी, तो आप पुट कर सकते हैं. 9x माइनस 12 = 24. इधर से आ जाएगा x बराबर 9x बराबर 36, x बराबर 4. अब इसको आप पुट करके देख लीजिए, तो 3 माइनस 2 1 हुआ. इधर पे देखिए 12/8 1.5. 1.5 माइनस 0.5 1 ही हुआ. सो दिस इज़ करेक्ट, एक्सट्रीमली करेक्ट है भाई ये, है ना. सब तरीका सही है ना. सो इधर पे ज़रूरत ही नहीं था. देख लिया मैंने x लिया, x का कोएफिशिएंट 9 9 दोनों पहले ही से इक्वल है,
तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है कि हमेशा करना पड़ता है, कहीं कहीं पे कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर होता है। या जैसे यहाँ पे देख लीजिए तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आया। तो केस 1 क्या होता है कि दोनों कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर, या केस 2 आप एलसीएम लिए और वो एक कोएफिशिएंट का बराबर आ रहा है। ये तब होता है जब एक कोएफिशिएंट दूसरा कोएफिशिएंट का एक फैक्टर होता है, जैसे 4 2 का फैक्टर है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो एक जो बड़ा वाला नंबर उसका बराबर ही होगा। जैसे 4 और 2 है, उसका एलसीएम 4 आया तो 4 का बराबर है। तो इसलिए आपको इक्वेशन 1 को कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे तो दोनों को कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, एक इक्वेशन को भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही हो गया क्योंकि ऑलरेडी ही कोएफिशिएंट्स बराबर था। तो हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते, कोएफिशिएंट्स बराबर करने के लिए। अगर वो ऑलरेडी बराबर तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अकॉर्डिंगली ज़रूरी है वो करके हटाओ। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। अब इसको हम बोलेंगे वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे स्किल्स टू मॉडिफाई इक्वेशन। मॉडिफाई बोलना अलग गलत होगा, स्किल्स टू मैनिपुलेट इक्वेशन। हम आपको इक्वेशन मैनिपुलेट आप करना सिखाएंगे। अब ये क्या होता है भाई मैनिपुलेट करना, ये एक ऐसा टेक्निक होता है। अब देखो होता क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल जिनको इस इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना नहीं आता, जिनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो ये दो इक्वेशन को लेते हैं, उनको वो अब क्या करेंगे। अब जैसे इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो अब लेट्स से x और y है, हम जैसे सपोज हमने x लिया तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 41 है, यहाँ 53 है। अब ये लोग क्या करेंगे, पहले ये लोग 41 और 53 का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा 41 और 53 का एलसीएम क्या होगा, 41 और 53 का जो एलसीएम होगा ये 41 मल्टीप्लाइड बाई 53 होगा, क्योंकि दोनों नंबर ही प्राइम है और म्यूचुअली उनमें कोई फैक्टर वगैरह नहीं है। तो ये 41 और 53 का जो एलसीएम होगा वो 41 मल्टीप्लाइड बाई 53 होगा, 41 और 53 का एलसीएम। तो पहला चीज़ तो वो इतना खतरनाक मल्टीप्लिकेशन करके बहुत खतरनाक नंबर लेके आएंगे। फिर वो बोलेंगे कि 41 को 53 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर वो 53 तो 41 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये भी तो 53 से मल्टीप्लाई होगा, तो 53 इंटू 53 करेंगे, फिर 135 इंटू 53 करेंगे। कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया, तीन मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन। फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई, फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो बोले इक्वेशन 2 को 41 से मल्टीप्लाई करो, तो 53 इंटू 41 खा तो वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 53 इंटू 41 के वाला काम तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब वो करेगा 41 इंटू 41 और फिर वो करेगा 147 इंटू 41। फिर दो बहुत खतरनाक इक्वेशन 3 आएगा, एक बहुत खतरनाक इक्वेशन 4 आएगा। उस खतरनाक इक्वेशन 3 को वो उस खतरनाक इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करके एक खतरनाक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा। बहुत सारा कैलकुलेशन करके उसका तरीका तो सही है, वो सही आंसर तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत खतरनाक कैलकुलेशन उसको करना पड़ेगा। आप देखिए ना, उसको इक्वेशन 1 को 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 41 इंटू 53, 53 इंटू 53 और 135 इंटू 53। सिमिलरली उसको इक्वेशन 2 को 41 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 53 इंटू 41, 41 इंटू 41, 147 इंटू 41। फिर वो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा, इधर पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक अब आप समझिए 135 इंटू
53 माइनस 147 इंटू 41, मतलब ये कुछ एक नंबर होगा, ये कुछ एक नंबर होगा। तो फिर वो इतना टफ, पहले वो इतना टफ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर वो एक टफ सब्ट्रैक्शन करेगा, फिर वो एक बहुत फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा, लेकिन और उसमें जो बचा हुआ वेरिएबल का कोएफिशिएंट उसको वो डिवाइड में लेके आएगा, उसके बाद वो मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी नंबर बोले तो बहुत हेवी नंबर्स है। यहाँ पे बहुत सूटेबल नंबर्स जैसे 2, 3, 4, 9, 13 ऐसे नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट 4 डिजिट वाले नंबर आ रहे हैं, तो बहुत भारी बहुत हेवी कैलकुलेशन ड्रिवन ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इसमें सिली मिस्टेक कर दो, सिली मिस्टेक नहीं भी करें तो आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग इस सवाल में स्किल सीखेंगे, स्किल्स टू मैनिपुलेट इक्वेशन। तो हम लोग अब इक्वेशन को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। ये हम लोग कब करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाए तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम बोलेंगे ऐड बोथ इक्वेशन, तो आया 94x अब ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, है ना, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा चलिए, मैं कभी भी सवाल में जैसे तो ये तो क्वेश्चन था ना, तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप क्वेश्चन में लेबलिंग कीजिए, लेकिन मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यही 2 इक्वेशन को दोबारा से यहाँ सोल्यूशन में लिखूँगा, इसको इक्वेशन 1 लेबल करूँगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेनेशन करना है। बाकी आप लोग समझदार, आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में लेबलिंग मत करना, आप लिखना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 1 ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इक्वेशन 2 ये है, फिर ऐड बोथ इक्वेशन, फिर सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, मतलब है ना। तो आप समझदार। तो ये ऐड बोथ इक्वेशन किया 94x प्लस 94y 282। तो और अब देख लो 94 3 से कितना होता है 282। हाँ, 94 3 से कितना होता है 282, आप देख लिए। तो 94 282 को काट के कितना देगा 3, तो x प्लस वाई कितना हो गया 3, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, इतना सिंप्लीफाई हो गया। कुड यू बिलीव इट? सिमिलरली हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो ये हो जाएगा 12x माइनस 12y, x माइनस 12y, है ना। सो ये हो गया ये हो गया 12। सो अगेन इस x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। सो कुड यू बिलीव इट स्टूडेंट्स, ये कितने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थे, कहाँ लगा था, कितना कैलकुलेशन करना होगा। इस इक्वेशन को 53 से मल्टीप्लाई करो, इसको 41 और गंदा कैलकुलेशन 135 इंटू 53, 147 इंटू 41, मतलब लगा कितना, इसको करने में तो ऐसे आधा घंटा चले जाएगा, 1 मिनट का अंदर इसको यहाँ से मैनिपुलेट करके यहाँ कर दिए। सिर्फ कैसे मैनिपुलेशन, इतना ब्यूटीफुल चीज़ है ये जो मैनिपुलेशन मेथड जब भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये इतना हेल्पफुल होता है। इतना कॉम्प्लिकेट दिख रहा सवाल को यहाँ से यहाँ में रिड्यूस कर दिया, यहाँ से यहाँ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल टूल है। अब हम बोलेंगे ऐड
इक्वेशन 3 एंड 4। तो बचेगा 2x बराबर 4, x बराबर 2 और y कितना आ जाएगा बोलिए, तो 2 + 1 3 होता है तो y आ जाएगा 1, है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। आप चाहे तो इसको पुट करके देख सकते हैं, 84 + 53 कितना होता है, तो 80 50 130। तो हाँ बस हो गया, 82 + 53, तो 80 और 50 कितना होता है 130 और 132 135, तो हाँ सही है। सिमिलरली ये 106 + 41 कितना होता है, 106 + 41 होता है 147। तो बिल्कुल ये जो आंसर, तो देखिए इतना टफ सवाल था, लगा था कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, मैनिपुलेशन लगा के मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और फिर ये कितना आसान सवाल हो गया। सो ये इस सवाल का ऑब्जेक्टिव था कि जब भी आप ऐसा देखें तो मैनिपुलेशन करने सोचिए। आप सोचिए इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम इसको कुछ इजी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, है ना। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम इसको कुछ एक इजी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें और फिर उस इजी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, बात वही पड़ेगा। चलो, लेकिन आप ट्रेडिशनल तरीक़ा से आप करेंगे कि यहाँ पे इस जैसा वो जो टाइम कंज्यूम, वो भी सही है, वो भी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, लेकिन उसमें सीली मिस्टेक हो सकता है, नहीं भी हुआ तो आप इतना कैलकुलेशन, इतना यूजलेस कैलकुलेशन आप एक्स्ट्रा किए, क्या ज़रूरत है, ये कीजिए, ये आसान है। सो सिमिलरली आ जाते हैं अगेन, ये सवाल में कुछ नहीं है, कुछ फ्रैक्शंस इन्वॉल्व कर दिए है। सो मेरे कोई करने का मन भी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये खुद ही से कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं एक बात करके दिखा देता हूँ। मैं पूरा तरह से सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन इसमें या चलो पूरा तरह से आपको करके देखते हैं। तो 33 x - y बराबर 34 68। अच्छा देख लिए, मैं आपको अभी तो कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 17 × 8 को आप लिख सकते हैं 68 × 2, इसको 4 टाइम्स कर दिया है ना, 34 68 और ये हो जाएगा 136। तो चलो 136 आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 लिखना है मैं, ठीक है। तो 2y, मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऐसे तो मेरे को नहीं लगता इसमें, बस फ्रैक्शन लेना और फिर वही सेम चीज़ है, देख लिया ऐसे ही क्योंकि सभी कुछ हमें देना है तो इसीलिए मैं सभी कुछ दे देता हूँ। 2y + x, तो 6y + 3x -5y - 2/3 = 2। आप देखो यहाँ पे कैच देखिए, जब मैंने इसको -5y किया, आप देख लो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे -5y + 2 लिख देते हैं, गलत है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये एलसीएम लिए 6x + 3x -5y, और यहाँ पे ये जो +2 है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। नहीं, -5y, ये -+- है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको गलती से +2 ही लिख देते हैं। नहीं, ये जो माइनस है ये इसको पूरा ऊपर है, ये इस पूरा जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ये इस पूरा का ऊपर माइनस है, तो -+- 5y और -+- 2, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ -2 होता तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इसे एज इट इज -2 लिख देते हैं, जबकि माइनस, लेकिन ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जो फ्रैक्शन है इसका पूरा का ऊपर ये माइनस है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो माइनस है ये सिर्फ इस 5 के पीछे नहीं, ये इस पूरा फ्रैक्शन का करस्पॉन्डिंग ये माइनस है, ये सिर्फ है ना। तो इसीलिए जब आप इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो माइनस ऑफ 5y -5y और -+2 -2, है ना। तो ये बस एक तो सीली मिस्टेक हो जाता है जो हमने बोल दिया। अगेन y 3x + y
6 + 2 8, इक्वेशन 2 आया। अब अगर हम लोग इसको ऐड करें, ऐड बोथ इक्वेशन, इतना ये आपको लिखना होगा, ऐड बोथ इक्वेशन 1 and 2, ये आपको लिखना होगा। तो जैसे ये 36x हो गया, y एलिमिनेट हो गया, 144, x का वैल्यू आ गया 4, और 12 + y = 8, y भी आ गया 4। आप चाहे तो इसको कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ रख के देख लीजिए। तो वेट अ मिनट, y आएगा, सॉरी y 4 नहीं आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन नहीं करना। तो देखो मैंने पहले y = 4 ले लिया, फिर मैंने इसको पुट किया, हमने देखा गड़बड़ है, फिर हमने वापस से देखा, हमने देखा नहीं, y 8 - 12 तो -4 होगा, तो ये ऑनेस्टली हमसे सिली मिस्टेक हो गया था, लेकिन फिर हमने उसे वेरीफाई करके करेक्ट कर लिया है ना। तो अब अगेन हम इसको पुट करते हैं, 4 4 = 16 + 1 17। अच्छा, सिमिलरली -8 + 4 -4, +6 -4 2। हाँ, तो देख लो सही है ना। आप इसको यहाँ पुट करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए 2 - 4 = -8, और फिर x का वैल्यू कितना है 4, तो -8 + 4 -4, और ये चीज़ कितना आएगा -20 + 2 -18/3 -6। अच्छा, तो देख लो ये जो माइनस है इस पूरा फ्रैक्शन के ऊपर होल है, तो इस है ना। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कहते हैं, ये सिर्फ 5y के ऊपर, नहीं, ये इस पूरा फ्रैक्शन के ऊपर है ये माइनस। तो अब जैसे ये -6 आया, तो -6 का बाहर माइनस, तो ये +6 हो गया, 6 - 4 कितना हुआ 2, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसे हमने चेक भी कर लिया, और हमको तसल्ली हो गया कि हाँ मैंने जो सॉल्व किया वो सही है, हमें पूरा मार्क्स मिले है, मेरा आंसर सही है, हमें पूरा मार्क्स ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एक और अच्छा सवाल में। अब देखो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता। अब ये स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स गेट फूल्ड। हमने ऐसा क्यों बोला? स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ही नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है कि डिग्री 1 होना चाहिए। पहला चीज़ तो मेरा x और y सब न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब लीनियर इक्वेशन तो छोड़िए, ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए कि आपका सब x और y का जितना टर्म है वो सब न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो बहुत दूर का बात हो गया। हर लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप ही होता है। तो अगर कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, बहुत दिमाग वाले स्टूडेंट्स ये आर्ग्यू देते हैं कि अगर जैसे ये केस है, यहाँ पे 3/x लिखा हुआ तो x डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं हो पा।
तो लीनियर इक्वेशन भी और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही का एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें सब डिग्री 1 है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ये, तो लीनियर होने के बाद तो बात ही ख़त्म हो गया मतलब। तो लोग कहते हैं कि ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सवाल गलत। अब हम बताते क्यों फूल हुआ। ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस का सवाल है। और दूसरा चीज़ ये दिखने में लग रहा है, देख लो ये सवाल कब हम क्लैरिफाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई के टर्म्स में नॉट लीनियर इक्वेशन है ना, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं है, आई एग्री, ठीक है, हम अग्री करते हैं भाई कि एक्स और वाई के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन ठीक है ना, तो एक्स और वाई के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, एक्स और वाई के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन नहीं, आई एग्री विथ इट। अब आप देखिए, अब आप मैजिक देखिए, हम बोलेंगे लेट लेट a is equal to 1 by x, so 3a plus 4y is equal to 7, equation 1 5a plus 6y is equal to 13, इक्वेशन 2। और देखा, सो ये ए एंड वाई के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन हो गया। ये एक्स और वाई के टर्म ए, तो एक्स और वाई के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, लेकिन ए और वाई के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो अब क्या, अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना, हो गया है ना। अब ये सिंपल सा सवाल हो गया, तो हम बोलेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 5a minus 3a, नहीं। हाँ तो देखो ये अब स्टैंडर्ड सवाल हो गया, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको a मिल जाएगा, y मिल जाएगा, और x जो है वो 1 by a है, ठीक है। ये चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो चलो सॉल्व करते हैं। 9a plus 12y बराबर 21, इधर लिखेंगे 10a plus 12y इज इक्वल टू 26। इसको डबल कीजिए, 10a plus 12y इज इक्वल टू 26, इसको 9a plus 12y बराबर 21। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आएगा a बराबर 5a, ठीक है। और 25 हो गया प्लस 6y हो गया, ये 13 हो गया। y का जो वैल्यू हो गया वो -2 हो गया है ना, तो -12 है, ये -2 हो गया। x जो है वो 1 by a है, तो 1 by 5 हो गया, ठीक है। सो x 1 by 5 आ रहा है और y -2 आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं। 15
प्लस -8 है ना, तो 15 -8 7 आया, और इधर पे 25 -12 13 आया, तो वी आर डूइंग ऑल करेक्ट है ना। सो अगेन ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन ही है कि हमने ये 1/x को a मान लिया, तो x और y के टर्म्स में लीनियर नहीं था, लेकिन a और y के टर्म्स में हो गया। फिर हमने a और y फाइंड कर लिया, और a जो है वो 1/x है, तो x इक्वल टू 1/a है, तो वहाँ से हमने x निकाल लिया, तो मेरा पास x और y आ गया। और आपको यकीन नहीं है तो आप इसको पुट करके यहाँ देख लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर एंडिंग इट ओवर हियर, and hope you learned something good from here, and it will help you in your academics. You got to learn something new, and practice to be perfect. No matter how much explain, unless and until you don't practice, you don't be perfect. So goodbye.